नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाखों महिलाओं की नौकरियां जाने वाली हैं। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के कारण गारमेंट सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार जाने की बातें छप रही हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गारमेंट सेक्टर में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। इस संकट का चेहरा कोई आंकड़ा नहीं हो सकता कि इतने लाख लोगों की नौकरी जा रही है। इस संकट का एक बड़ा चेहरा है, एक ही चेहरा है, और वह लाखों महिलाओं का है जिनकी नौकरी जाने वाली है। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि जिनकी नौकरियां जाएंगी उन महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा। इस बीच अमेरिका से एक नई धमकी आई है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने कह दिया है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे। ट्रंप के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है, रूस के तेल के कारण नहीं बल्कि मोदी और ट्रंप के जटिल रिश्तों के कारण हो रहा है। तो यह जटिलता क्यों है, किसकी तरफ से है? क्या दो लोगों के अहंकार के कारण लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लगाई जा सकती हैं? गारमेंट सेक्टर हवाई सेक्टर नहीं है। यह सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। भारत के कई शहर इसकी बदौलत रोशन हैं। ट्रंप ने टैरिफ के ऊपर 25% जुर्माना लगाया है और ऐसा कर भारत के रोजगार पर बड़ा हमला कर दिया है। इस एक टैरिफ से बेरोजगारी आने वाली है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस एक फैक्ट्री में आप जहां तक देखेंगे ज्यादातर महिलाएं ही काम करती नजर आएंगी। इन महिलाओं के दम पर गारमेंट सेक्टर चल रहा है। यहां काम करने वाली ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं होगा कि उनकी नौकरी पर संकट आने वाला है। किसी को बच्चे की फीस के लिए तो किसी को बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। इन सब की योजनाएं अचानक धक्का खा सकती हैं। क्या दिल्ली में किसी को फर्क पड़ता है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में ये कुर्सियां खाली हो जाएंगी? अकेले कर्नाटका में ही करीब 10 से 12 लाख महिलाएं इस सेक्टर में काम करती हैं, जिनके रोजगार पर संकट आ सकता है। अमेरिका को भारत जितना गारमेंट्स निर्यात करता है, उसका 25% अकेले कर्नाटक से जाता है। कल्पना कीजिए, टैरिफ के कारण ये मशीनें अब वीरान हो जाएंगी और यहां काम करने वाली महिलाएं बेकार। इस दृश्य को अगर आप नजर के सामने रखेंगे तभी ठीक से देख पाएंगे ट्रंप के फैसले का असर किस तरह के घरों पर होने वाला है। कर्नाटक के अंदर 75 to 80% इसमें जो है औरतें हैं, मतलब लेडीज हैं, लेडीज लेबर है, वुमन एम्पावरमेंट होता है। इससे आज इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मरकज़ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आकर इन लोगों के साथ मतलब एक इंसेंटिव इमीडिएटली अनाउंस करे, क्योंकि ये लोगों को मतलब इंडस्ट्री अगर चलाना है तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार समझती है कि बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन मेरे ख्याल से हुकूमत भी उनको आगे बढ़कर इसमें इन लोगों का साथ देगी। 2016 में बेंगलुरु में गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन किया। तब मामला था कि केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड के नियमों में बदलाव कर दिया। प्रोविडेंट फंड से कितना पैसा निकाल सकते हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीमा तय कर दी। इस नियम के अनुसार प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को 58 साल की उम्र तक काम करना पड़ेगा। पहले नियम था कि कभी भी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पूरे पैसे निकाल सकते थे। नए नियम से बदलाव कर सिर्फ आधा पैसा निकालने की अनुमति दी गई। उस समय बड़े बड़े अखबार पीएफ को लेकर चुप्पी साध गए, लेकिन एक लोकल अखबार में यह खबर छप गई और महिलाओं की नजर पड़ गई। बिना किसी यूनियन के ही बेंगलुरु में महिलाओं का बड़ा आंदोलन हो गया। मोदी सरकार ने फैसला लिया फरवरी 2016 में, लेकिन आंदोलन हुआ उस साल अप्रैल के महीने में। ऐसा क्यों हुआ? गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के पास समय नहीं होता कि गोदी चैनल देखें या अखबार पढ़ें। उन्हें पता नहीं चला। 16 अप्रैल को विजय कर्नाटका नाम के अखबार में खबर छप जाती है कि अगर अप्रैल का महीना खत्म होने से पहले
महिलाओं ने, कर्मचारियों ने ईपीएफ के लिए अप्लाई नहीं किया तो 1 मई से नई नीति लागू हो जाएगी और सिर्फ 50% पैसा ही निकाला जा सकेगा। महिलाओं के बीच यह रिपोर्ट आग की तरह फैल गई। बेटी की शादी कैसे होगी, फीस कैसे भरी जाएगी। कई महिलाएं नौकरी छोड़ने की सोचने लगी कि ईपीएफ का पैसा अभी निकाल लेते हैं। फैक्ट्री के मालिक परेशान हो गए कि मास स्केल पर महिलाएं नौकरी छोड़ सकती हैं, जिससे इंडस्ट्री ठप ना हो जाए। महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं ने दिल्ली की सरकार को झुका दिया। अरुण जेटली को फैसला वापस लेना पड़ा। गारमेंट सेक्टर पर पहले 25% का टैरिफ लगा, वह भी कम नहीं था। फिर भी इस सेक्टर के लोग अमेरिका की बड़ी ब्रांड कंपनियों से बातचीत कर रहे थे कि 6 से 7% लागत घटाकर क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया गया, जिसके बाद अब सारे विकल्प बंद हो गए हैं। भारत के कपड़ा निर्माताओं ने लंबे दौर के संघर्ष के बाद कई देशों में तैयार कपड़े को मात देकर अपनी जगह बनाई। अमेरिका जाने वाला तैयार कपड़ा अच्छी और हाई क्वालिटी का होता है। उनकी डिजाइन अलग होती है और इस वजह से काफी महंगा भी होता है। यह जो आप देख रहे हैं वह भारत के व्यापारियों और कारीगरों की उद्यमशीलता का कमाल है। एक समय था जब अमेरिका से तैयार कपड़ा भारत आता था, मगर इन सब की मेहनत की बदौलत भारत से अमेरिका जाने लगा। बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि एशिया के बाजार में पतलून और शर्ट बनाने के मामले में भारत को कोई टक्कर नहीं दे सकता। हमारे यहाँ की शर्ट और पतलून सबसे अधिक निर्यात की जाती है। बांग्लादेश के रास्ते चीन और वियतनाम ने भारत में सस्ता गारमेंट डंप करना शुरू किया, लेकिन सरकार ने ड्यूटी लगाकर राहत दी। कोविड के बाद से यह सेक्टर अभी उभर रहा था, रफ्तार पकड़ने लगा था कि ट्रंप के टैरिफ ने धड़ाम से ब्रेक लगा दिया। रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माना 25% अतिरिक्त लगाया। इस कारण भारत का कपड़ा अमेरिका के बाजार में अब नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और वियतनाम के गारमेंट्स 30 से 31% कम दाम पर अमेरिकी ग्राहकों को मिल जाएंगे। 50% तारीफ लगाने से वहाँ की रेट बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे वो बाइंग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, यूएसए वाले और कोई देश से लेकर बेचेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, इंडिया का जो प्रोडक्ट है जिसके साथ एमओयू है, उनको टोटली लॉस हो जाएगा। और वो क्या करेंगे कि भाई लॉस होगा तो इतना प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। प्रोडक्शन कम किया तो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, एम्प्लॉय कम करना पड़ेगा, तो उसमें एम्प्लॉय लॉस होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी लॉस होगी। उसमें एक और रास्ता है, जो अदर देश है जैसे बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है अपना, तो वहां पे इंडिया की मार्केट से माल इवन थाईलैंड बेच के, बांग्लादेश बेच के वो वापस वहां पे भेजेंगे यूएसए, थ्रू यूएसए। तो ये थोड़ा 5 to 10% कॉस्टली हो जाएगा। अभी तक बात की जा रही है कि निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन निर्यात के लिए जो माल तैयार किया गया है, अगर उसे औने पौने दाम पर भारत के बाजारों में डंप किया गया तो भारत के घरेलू बाजार के लिए कपड़ा तैयार करने वाले मुसीबत में आ जाएंगे। अब उनका माल कौन खरीदेगा? एक नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अव्वल तो यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो कपड़ा जाता है वो डिजाइन, क्वालिटी और दाम के मामले में भारत के मार्केट के लिए बनने वाले कपड़े से कहीं बेहतर होते हैं और महंगे होते हैं। अगर उसे डंप भी किया गया तो भी निर्यात करने वाली कंपनियों का घाटा पूरा नहीं होगा और साइज के कारण यहां बिकेगा भी नहीं। यही नहीं, सर्दियों के ऑर्डर तो जा चुके हैं, कुछ जाने के रास्ते में हैं जो अटक सकते हैं और कुछ पहुंचने के बाद अमेरिका के बंदरगाह पर अटक जाएंगे। सर्दी के ऑर्डर पूरे करने के लिए 6 महीने पहले से तैयारी होती है। कच्चा माल खरीदा जाता है और बनाया जाता है, तो कई तरह से संकट मंडराने लगा है। अखबारों में नौकरियों के जाने के अलग अलग अनुमान छप रहे हैं। किसी अखबार में प्रभावित सेक्टरों से 15 लाख नौकरियां जाने की खबरें छप रही हैं, तो किसी अखबार में 50 लाख। ज्यादातर बात टेक्सटाइल सेक्टर की कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक नौकरी देने वाला यही सेक्टर है।
मगर इंजीनियरिंग, लेदर, जेम एंड ज्वेलरी, श्रिम्प सेक्टर भी टैरिफ की चपेट में आ गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का मानना है कि टैरिफ के बाद से टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, झींगा मछली और कारपेट सेक्टर का निर्यात 70% कम हो जाएगा। इससे लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री सुजन हाजरा ने कहा है करीब 20 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर अमेरिका को 10 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जेम एंड ज्वेलरी 12 अरब डॉलर का। अभी हम सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के कारण कई और सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हैं। यानी अमेरिका को निर्यात होने वाला 60 अरब डॉलर का सामान प्रभावित होगा। जब ये नहीं बिकेगा तो इसे बनाने में लगे लोगों की नौकरियां जाएंगी, कंपनियां बैठ जाएंगी। एक पूरी इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर है और गोदी मीडिया में लफाजी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं स्वदेशी खरीदिए, लेकिन इस गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को क्या स्वदेशी के नारे से बचाया जा सकता है? सरकार को बताना चाहिए रूस से तेल किसके लिए खरीदा गया, उस तेल के कारण फायदा किसे हुआ, आम जनता को या 2-4 कंपनियों को? क्या इन महिलाओं को पता भी है कि रूस के कारण ट्रंप ने गारमेंट सेक्टर पर टैरिफ लगा दिया है और अब उनकी नौकरी जाने वाली है? गोदी मीडिया कहता है ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री नहीं झुके। अगर नहीं झुके तो बोल क्यों नहीं रहे? ट्रंप का नाम लेकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? सरकार को सामने आकर बताना चाहिए इस सेक्टर को कैसे बचाया जाएगा, कितने लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं और अगर गई तो उन्हें किस तरह से राहत दी जाएगी, इंडस्ट्री को किस तरह की सब्सिडी दी जाएगी। यह भी बताना चाहिए कि यह तबाही किसकी वजह से आई। भारत की सरकार ने जनता को तो यही बताया कि वह देश हित में रूस से सस्ता तेल खरीद रही है, लेकिन जनता ने इतना भी पता नहीं किया कि फिर पेट्रोल 90 से 100 रुपया लीटर क्यों बिक रहा है, कई साल क्यों इस दाम पर बिकता रहा, उसकी जेब क्यों खाली होती रही, उसकी बचत क्यों आधी होती रही। अगर भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदता तो शायद अमेरिका भारत को 25% अधिक टैरिफ लगाकर प्रताड़ित नहीं करता। रूस से कच्चा तेल खरीदा गया तो इसका फायदा जनता को नहीं हुआ, कुछ कंपनियों को हुआ। तो अब भारत सरकार बताए कंपनियां कौन सी हैं? उनके लिए तेल खरीदना भारत की संप्रभुता का सवाल कैसे हो जाता है? अल जजीरा की यह रिपोर्ट बताती है कि 2021 से पहले रिलायंस इंडिया रूस से मात्र 3% कच्चा तेल खरीद रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद यह 50% पर आ गया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया का यह डेटा कई जगहों पर छपा है। 25 जून के इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा है कि इस साल रूस से जो तेल निर्यात हुआ उसका 80% भारत ने खरीदा। भारत की 2 कंपनियों ने तेल खरीदे। 28 अगस्त को इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच भारत ने रूस से 1.73 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा है। इसका 60% रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी ने खरीदा है। 2020 से पहले भारत रूस से अपने कच्चे तेल के आयात का 1% ही ले रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद 40% पर पहुंच गया। अमेरिका रूस से तेल खरीदने के कारण भारत के बारे में तरह तरह के बयान दे रहा है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि भारत को अगर अमेरिका का पार्टनर बनना है तो उसकी तरह बर्ताव भी करना होगा। रूस के साथ प्रतिबंधित तेल का व्यापार कर भारत रूस को डॉलर दे रहा है। भारत रूस के युद्ध को फंड कर रहा है, इसे रोकना होगा। क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? इसका जवाब सरकार ही दे सकती है, लेकिन द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है यह मामला आसान नहीं। 2018 में भी भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया था। ईरान और वेनेजुएला से तेल का आयात बंद कर दिया गया, तब भी अमेरिका की मांगें खत्म नहीं हुई। अगर अमेरिका ने कह दिया कि सिर्फ अमेरिका की तेल कंपनियों से ही तेल खरीदिए, तब क्या होगा? अमेरिका के टीवी चैनलों पर ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी भारत का तरह तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत के रुपए की गिरावट का मजाक उड़ाया है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें बताया है कि भारत का कंपटीशन बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया से रहता है। इन देशों पर काफी कम टैरिफ लगा है। अब उनका माल सस्ता हो जाएगा तो भारत प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा, जिसका प्रभाव विनाशकारी होगा। निर्यात से होने वाली कमाई घट जाएगी, नौकरियां जाएंगी। गारमेंट उद्योग, महिला कर्मचारियों और ग्रामीण नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा।
टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर भारत के जीडीपी में 2.3% का योगदान करता है और इंडस्ट्रियल आउटपुट में इसका 13% हिस्सा है। खेती के बाद भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां इसी सेक्टर में हैं। 4.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर इस सेक्टर से जुड़े हैं और 10 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से। US has imposed a 50% tariff on India. Let's see what the effect is. If you look at Andhra Pradesh is an ally of the BJP in the NDA government. Today, the Andhra Pradesh shrimp industry accounts for 60% of India's shrimp exports. Total Indian shrimp exports are 2.3 billion. 60% of that is Andhra alone, 1.4 billion. Already, there was a 2.5% anti-dumping duty and a 5.8% countervailing duty. On top of that, there's a 50% tariff. So there's a 59% effective tax on shrimp exports from Andhra. Now, if the current government in Andhra Pradesh is accountable to people and the BJP is accountable to people, how do you explain this to your ally in Andhra Pradesh, and how do they in turn explain it to the people of Andhra Pradesh and the shrimp exporters? The BJP government is in power in Gujarat. If you are Indian accountable to the people of Gujarat and you have won it on the popular vote, today the diamond cutting polishing industry, which is in Surat, in Navsari, in Bhavnagar, in Jasdan, in all of these places is staring at a complete blackness. How are you going to do this? When you look at Uttar Pradesh, the BJP has a government in Uttar Pradesh, the leather industry, Moradabad, brass, all of these industries are going to get hit. A total of 20 lakh jobs, maybe more, are in peril. तो टेक्सटाइल सेक्टर से 15 करोड़ लोग सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इतने बड़े सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़ने वाला है और हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कुछ दिनों बाद अगर टैरिफ से राहत मिली तो फायदा होगा। यह भी एक भ्रम है। इस बीच वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया की कंपनियां अमेरिका में अपनी जगह बना चुकी होंगी और लंबे समय के लिए ऑर्डर हासिल कर लेंगी। इतनी जल्दी तो हालात अब नहीं बदलेंगे। सूत्रों के हवाले से इस तरह की रिपोर्ट छप रही है। भारत ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दूसरे बाजारों की तलाश कर रहा है। 40 देशों के नाम लिए जा रहे हैं, इनमें तुर्की का भी नाम है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की का बहिष्कार चल रहा था, अब वहां बाजार खोजा जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखिए, बाजार खोजने से और मिल जाने से समस्या का समाधान तुरंत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर मिल जाएगा और निर्यात होने लग जाएगा। इस प्रक्रिया में भी 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाएगा। सवाल है क्या गारमेंट उद्योग इस झटके को झेल पाएगा? कितनी ही फैक्ट्रियां दिवालिया हो जाएंगी। भारत सरकार ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले कपास पर आयात शुल्क 0 कर दिया। इससे धागा बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है, मगर गारमेंट सेक्टर की भरपाई नहीं हो सकती। गारमेंट सेक्टर अलग सेक्टर है। कपड़ा बनाने के काम में ही लाखों लोग लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा वे गुजरात में कपास किसानों के बीच जाएंगे और मोदी सरकार के इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इस फैसले से भारत के कपास किसान बर्बाद हो सकते हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी, वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है इंडिया में।
15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है, तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? मई 2020 में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। ऐसे मौकों पर सरकार को बताना चाहिए 20 लाख करोड़ कहां खर्च हुए, उसका नतीजा क्या रहा। कायदे से प्रधानमंत्री मोदी को किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाना चाहिए ताकि देश का ध्यान सबसे अधिक रोजगार देने वाले सेक्टर की तरफ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? गुजरात में मारुति की फैक्ट्री में। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन बनने लगे हैं। क्या यह बड़ी बात है कि मारुति ने इलेक्ट्रिक वाहन बना दिया? भारत में ही लाखों ऐसी कारें बन रही हैं और बिक रही हैं। क्या टेक्सटाइल सेक्टर, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर पर जो असर पड़ा है उसकी भरपाई मारुति के ईवी से हो जाएगी? अमेरिका ने वीजा नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं जिसका असर भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है जो वहां पढ़ने गए हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं। नए नियम के अनुसार विदेशी छात्र अमेरिका में 4 साल से अधिक समय तक नहीं रह सकते। अमेरिका भारत को लेकर आक्रामक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को साफ करना चाहिए उनकी नीति क्या है। फिलहाल चुप रहने की नीति के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। दुकानदारों के कंधे पर स्वदेशी का बोर्ड रखकर ट्रंप से मुकाबला किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।